अब हम पढ़ेंगे ब्रैग्स इक्वेशन। पहले तो हमें ये समझेंगे कि ब्रैग्स इक्वेशन का हम लोग इस्तेमाल क्यों करते हैं और मतलब समझते कैसे करते कैसे हैं, ठीक है। सो हमें ये चीज़ पढ़कर आ चुके हैं कि कोई भी सॉलिड क्रिस्टल लैटिस फॉर्म करता है, ठीक है, ये हम पहले ही पढ़ के आ चुके हैं। नाउ व्हाट अबाउट क्रिस्टल लैटिस? क्रिस्टल लैटिस क्या होता है? दैट इज पॉइंट ऑफ डिसिप्लिन अरेंजमेंट ही क्या है? क्रिस्टल लैटिस कहलाता है। हमारी बात समझे? तो पॉइंट्स का अरेंजमेंट है वही क्या कहलाता है? क्रिस्टल लैटिस कहलाता है। ये पॉइंट किसे रिप्रेजेंट करता है? किसी भी एटम के सेंटर पॉइंट को। आ रही बात है? किसी भी एटम के सेंटर पॉइंट को क्या करता है? इंडिकेट करता है, रिप्रेजेंट करता है, और यानी किसी न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। जैसे मैंने पॉइंट ले लिए, आपने देखे यहाँ पे, अगर मैं इन्हीं पॉइंट को डिसिप्लिन में अरेंज करा है तो वो क्या कहलाएगा? क्रिस्टल लैटिस। यानी ये क्या कहलाएगा? क्रिस्टल लैटिस। एक्चुअली ये पॉइंट किसी भी एटम के सेंटर पॉइंट को दिखा रहे हैं, यानी कि न्यूक्लियस को दिखा रहे हैं। सो इसके नीचे एक लेयर और लगा देती हूँ मैं, जैसे इसको लेयर 1 मान लिया तो इसको लेयर 2, तो इसके हम नीचे मैंने एक और लेयर लगा ली। आ रही है? एक ये फर्स्ट लेयर। अगर मुझे किसी भी एटम का रेडियस कैलकुलेट करने को दें, जैसे ये रहा, ये 2 पॉइंट है, तो एक ये हो गया ना न्यूक्लियस और एक ये। तो अगर मान लो मुझे किसी भी एटम का रेडियस निकालने को दे, तो पहले तो क्या हुआ? इनके बीच की दूरी निकालेंगे, तो वो क्या आएगी? डी। तो जब अगर हमें दोनों के बीच की डिस्टेंस वो पता चल गई, डिस्टेंस ढूंढ ली हमने, तो हम क्या है? तो हम उसे डी बोल देंगे। अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस ढूंढ लिया तो हम रेडियस आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है R=D/2 होता है, ठीक है। तो डी को फाइंड आउट करने के लिए हम ब्रैग्स इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं। एक्चुअली में ब्रैग्स इक्वेशन के लिए हम लोग एक्सरे का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आप खुद सोचिए, तो ये सॉलिड, तो इसमें पेनिट्रेट कौन करेगा? जैसे मान लो कोई सॉलिड है, सॉलिड में कौन पेनिट्रेट करेगा? दोनों पॉइंट के बीच डिस्टेंस ढूंढना है, तो इतना पावर तो होना चाहिए। जो भी लाइट आप इंसिडेंट करा रहे हो वो इतना मतलब इतना पेनिट्रेट किस में पॉसिबल है? एक्सरे में। क्योंकि आप खुद सोचो कि जब आपको कोई इन्फेक्शन हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, तो डॉक्टर क्या कहता है? एक्सरे करा के लाइए, है ना, एक्सरे कराइए। यानी एक्सरे क्या होता है? वो आपकी बॉडी के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है, अंदर की तस्वीरें दिखाने लगता है। जो एक्सरे में पावर होती है, एनर्जी होती है, इसमें वो पेनिट्रेट कर सकता है। सो फाइनली आपको पेनिट्रेट करना पड़ेगा, है ना, एक्सरे का। तो एक्सरे का पेनिट्रेशन क्यों पॉसिबल होता है? क्योंकि एक्सरे को लैम्डा यानी वेवलेंथ लो होती है। आ रही बात समझ में? क्यों होता है? क्योंकि एक्सरे जो होता है का जो लैम्डा होता है, एक्सरे का जो लैम्डा, यानी एक्सरे का जो लैम्डा होता है, लैम्डा जो होता है वो क्या होता है? वेवलेंथ होता है, और वो क्या होता है? लो होती है। तो आप ये जान चुके हैं कि जो एनर्जी है, यानी स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपने पढ़ा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवलेंथ ऑफ एनर्जी क्या होती है? E=hc लैम्डा, ठीक है। तो क्या इसका मतलब क्या है? लैम्डा लेस है। अगर लैम्डा लेस है तो एनर्जी भी क्या होगी? ज़्यादा, और अगर एनर्जी ज़्यादा है तो लैम्डा लेस, है ना। तो इसका मतलब समझ में आ गया ना? इसका मतलब है कि लैम्डा अगर लेस है तो एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा, और अगर एनर्जी हाई है तो वो आसानी से पेनिट्रेट हो सकती है। क्लियर? सो एक्सरे में पावर होती है, वो पेनिट्रेट कर सकती है किसी भी सॉलिड के अंदर, तो उसी से हम लोग डिस्टेंस डी को निकालेंगे। आ रही बात समझ में? तो क्या बनाएंगे? उसी से डिस्टेंस डी को हम निकालेंगे। तो मैं मान लेती हूँ कि एक रे हमने इंसिडेंट कराई, जैसे ये वाले, पहले हम 3 लेयर बना लेते हैं। लेयर 1 एक, लेयर 2, लेयर 3, ठीक है। माना हमने कोई क्या है कि एक रे इंसिडेंट कराई, तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर वो टकराई, जैसे हमने कोई रे कराई और ये पे एक पर्टिकुलर पॉइंट पर वो टकराई और रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है, रिफ्लेक्ट हुई। तो जब वो क्या हुई? रिफ्लेक्ट हो गई, तो मैं मान लेती हूँ कि एंगल जो है, जो रिफ्लेक्शन का बन रहा है, यानी एंगल जो इंसिडेंट का बन रहा है और रिफ्लेक्शन का जो बन रहा है, वो कैसा है? थीटा। हरी बात समझ में? थीटा मान लिया, क्योंकि क्या है ये, क्योंकि इसकी
रेडिएट पावर बहुत अच्छी है, तो मैं मान लेती हूँ कि एक दूसरी रे और आई, ठीक है, आ रही है, वो क्या कर रही है, अब बेसिकली सेकेंड लेयर पर टकराई है, सेकेंड लेयर पर पेनिट्रेट हुई है, यानी सेकेंड लेयर पर पेनिट्रेट हुई है। आ रही है समझ में? सेकेंड लेयर पर जो पेनिट्रेट हुई तो क्या हुआ, पेनिट्रेट कर रही है तो सेकेंड एटम से टकरा कर वो दोबारा रिफ्लेक्ट हो गई। आ रही है समझ में? और आपको पता है कि इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, d है। अब हम देख रहे हैं जो फर्स्ट लेयर उससे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है सेकेंड लेयर, मतलब फर्स्ट लेयर से ज़्यादा डिस्टेंस कौन ट्रेवल कर रही है, सेकेंड लेयर, ठीक है। तो हमें फाउंड आउट क्या करना है, अब वो कितनी डिस्टेंस कितनी दूरी पर है, मतलब कितनी इनके बीच में कितनी डिस्टेंस आई, कितनी दूरी पर आई, तो वही तो इनके बीच में आपको पता है डिस्टेंस कितनी है, d है ना। तो अब क्या करेंगे हम, फाइंड आउट हमें क्या करना है कि उस लाइन को हमने क्या किया, परपेंडिकुलर ले लिया, यानी ये परपेंडिकुलर इधर और ये परपेंडिकुलर इधर। हारी बस समझ में? तो एक्स रे ने एक्स्ट्रा डिस्टेंस कितनी चली मतलब एक्स्ट्रा डिस्टेंस यही तो हुई, देखो बेटा ये दोनों आई तो बराबर डिस्टेंस से आ रहे थे, ठीक है, और इधर भी जो गए हैं वो बराबर डिस्टेंस से गए हैं। जो भी डिस्टेंस एक्स्ट्रा चली है वो कहाँ चली है, यहाँ पे, यानी इसको मान लेते हैं हम A, इसको मान लेते हैं C, ये है D, ये है B आपका। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? तो एक्स्ट्रा डिस्टेंस कितनी, यानी अगर AD निकल जाए तो हम CD भी निकाल सकते हैं, क्योंकि AD बराबर है किसके, CD के आपके, ठीक है। तो हमने क्या किया, डिस्टेंस मेजर कर ली, मालूम पड़ जाएगा कि पाथ का डिफरेंस कितना आ रहा है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा पाथ क्या है, AD और CD, ये एक्स्ट्रा पाथ है एक्सरे में चली। जो मुझे एक बात और बताइए कि पॉइंट B से D तक का डिस्टेंस कितना है, यही वाला कितना है, D, ठीक है। तो ये एक ट्राइंगल बना, आप देखो बन गया ट्राइंगल, है ना, ये ट्राइंगल बना और इधर भी ट्राइंगल बना। तो क्योंकि परपेंडिकुलर है तो ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। आपको पता है ये तो थीटा हो गया, ठीक है, और जो ये पूरा परपेंडिकुलर है ये कितना हुआ, 90। और जब 90 आप देखो तो ये वाला एंगल कितना बना, 90 माइनस थीटा, ये पूरा बना बेटा, है ना, ये पूरा कितना है 90 है, और ये कितना है थीटा, और यहाँ कितना है 90 माइनस थीटा, और यही क्या बनाएगा, अब यहाँ पे जब ये 90 माइनस थीटा है तो ये कितना आएगा, थीटा, ठीक है। इसको मैं आपको और रिफ्लेक्ट करके बनाती हूँ, यहाँ पे अच्छे से समझ में आएगा। जैसे ये बना हुआ है, ये तो बना एंगल, तो ये तो हो गया B और ये हो गया A और ये हो गया आपका D, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, D, है ना, D आ गया, और ये तो C होगा ये। अब देखो इन्होंने ये बन रहा है, तो ये पूरा परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर कितना है 90, तो मैंने अभी बताया है इसके बीच का एंगल कितना है, थीटा। तो आ रही है समझ में, इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना है, थीटा, है ना। जब थीटा इनके बीच में बन रहा है, देखो यहाँ पे ये जो एंगल बना वो थीटा बना, और जो यहाँ पे पूरा जो एंगल बन रहा है ये 90 बन रहा है, और जो यहाँ पे बनेगा जो 90 ये है, थीटा ये जो बचा कुचा एंगल है वो कितना बनेगा, 90 माइनस थीटा, और जो ये वाला है 90 माइनस थीटा में से थीटा अलग कर देंगे, अपने आप ही समझो ना, क्योंकि थीटा और 90 पूरा हो गया ना, जब पूरा 90 है तो क्या है, थीटा ये और 90 ये। मैं फिर से एक बार और ड्रॉ कर देती हूँ, जैसे आपको उस पर शो कर जाएगा जो मैंने डायग्राम आपको भेजा है ना। ठीक है, ये क्या है आपका A और ये है आपका C, ये आपका D, ये है आपका B और ये है आपका ऐसे, है ना। तो ये है आपका थीटा और ये है आपका थीटा, है ना। और इनके बीच में जो एंगल ये पूरा ये कितना 90, तो ये क्या आएगा आपका थीटा, तो क्या आएगा 90 माइनस थीटा, और जब ये 90 माइनस थीटा है तो ये कितना रहेगा थीटा। आ रही है समझ में, ऐसे ही। तो अब बेटा यहाँ पे देखो, अब हम यहाँ पे अगर आपने वो पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है तो आप ट्रिग्नोमेट्री से आराम से यहाँ पे लगा सकते हो। कैसे, क्यों AD बराबर क्या है आपका, AD बराबर आया D साइन थीटा आया। तो AD बराबर कितना निकला बेटा आपका D साइन थीटा, क्योंकि ये पता है आपको ये D है और ये थीटा है, यानी यहाँ पे मतलब D और एंगल है, ठीक है, D है और एंगल थीटा है, तो AD कितना हुआ D साइन थीटा, ठीक है। और आपको पता है कि AD बराबर क्या होता है DC, तो टोटल पाथ क्या आएगा
टोटल पाथ जो आएगा आपका बेटा, पाथ डिफरेंस जो आएगा वो आएगा आपका AD, क्योंकि AD भी है और ये CD भी है, तो AD प्लस CD यानी DC, AD प्लस DC दोनों है ना, दोनों, क्योंकि हमें दोनों का ही एक्स्ट्रा पाथ है, दोनों को निकालना था। तो AD की वैल्यू क्या थी, D साइन थीटा, और आपको पता है AD बराबर कितना होता है DC, तो प्लस क्या होता है D साइन थीटा, तो क्या हो गया टोटल 2D साइन थीटा। आ रही है समझ में? सो नाउ फॉर कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, मतलब ये देखो कि जो रेज आ रही हैं ठीक है, रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, वो आगे जाके जैसे ये रेज आ रही हैं, तो ये रेज आते आते ना यहाँ पे जाके एक हो जाए, रिफ्लेक्ट हो जाए, जुड़ जाए, तब क्या होगा, तो पाथ डिफरेंस बिटवीन टू रेज, दो रेज के लिए तो हमें क्या करना है, उसे लैम्डा के बराबर करना पड़ेगा, तो 2D साइन थीटा, ये किसके बराबर होगा, n लैम्डा के। यही आपकी क्या है, ब्रेग्स इक्वेशन है। सो इक्वल टू इंटीजर नंबर ऑफ लैम्डा, दिस इज कॉल्ड ब्रेग्स इक्वेशन। क्लियर? 2D साइन थीटा इज इक्वल टू इंटीजर नंबर ऑफ लैम्डा। क्लियर? इंटीजर नंबर ऑफ लैम्डा, इसी को क्या कहते हैं हम बेटा, ब्रेग्स इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, और लैम्डा क्या है, वो लैम्डा का इंटीजर नंबर क्या होगा, n है ना, लैम्डा का इंटीजर नंबर क्या होगा, n, और आपको पता है n क्या है, 1 2 3 4 एक्सेट्रा, यानी n ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन। क्लियर? n क्या है, ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन। क्लियर? ये है आपकी ब्रेग्स इक्वेशन। यहाँ तक हमने पढ़ लिया है, और आगे जो वो दिया है यूनिट सेल, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। क्लियर? ओके, बाय।